दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इसके पीछे वाली क्लास में अपन ने बीटा डीके को एक्सप्लेन किया था और लास्ट में जो तीन डिफ़िकल्टीज थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अपन ने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को जोड़कर मतलब उसको रिमूव कर दिया था। तो उसको जोड़कर रिमूव करने के बाद में मॉडिफाइड बीटा डीके रिएक्शन कौन सी होगी? मॉडिफाइड, यहाँ लाइट चली गई थी इसलिए मॉडिफाइड लिखा नहीं गया था, रिएक्शन लिखे थे। मॉडिफाइड बीटा डीके, मॉडिफाइड बीटा डीके रिएक्शन विल बी, मॉडिफाइड बीटा रिएक्शन विल बी क्या होगी? पहली जेड एक्स है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, डॉटर न्यूक्लियस बनेगी जेड प्लस वन ए प्लस माइनस वन ई ज़ीरो। ये तो थी पहले वाली रिएक्शन थी और इसके साथ में क्या निकल जाएगा? इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो, हमेशा क्या निकलेगा? एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इसको अपन क्या बोलेंगे? बीटा माइनस डीके या इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन इमिशन, बीटा माइनस डीके या इलेक्ट्रॉन इमिशन रिएक्शन होगी। दूसरी जेड एक्स है, ठीक है, ये क्या हो गया? जेड माइनस वन वाई ए प्लस पॉजिट्रॉन प्लस वन ई ज़ीरो और प्लस न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, इसको अपन बोलेंगे बीटा प्लस डीके और ई प्लस इमिशन यानी पॉजिट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन हो गया। और थर्ड जो रिएक्शन है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैप्चर, जेड एक्स है, क्या हो जाएगा? जेड एक्स है प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेगा माइनस वन ई ज़ीरो और ये यहाँ से जेड माइनस वन वाई ए और प्लस क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। यानी ये जो कंसेप्ट है ये क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन कैप्चर की कंसेप्ट। तो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस के बाद में जो किसने दी थी? पावली नाम के वैज्ञानिक ने दी थी 1930 में। जो अपनी बीटा डीके की जो रिएक्शन हो गई वो ये हो गई, यानी एग्जैक्ट अपनी बीटा डीके की रिएक्शन है दोस्तों वो यही है। इसमें से तीनों जो कंजर्वेशन है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोस्टली जो एक न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस आती है, मान लो आपके ऑप्शन में तीनों ही आ जाएं कि न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो पार्टिकल एडेड इन बीटा डीके ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और ऑल ऑफ अबव, तब अपन को ऑप्शन करना है ऑल ऑफ अबव। मान लो यही क्वेश्चन आ जाए कि द न्यूट्रिनो इमिटेड इन बीटा डीके ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप चार्ज का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रिनो तो क्या है? एक चार्जलेस स्पिन हाफ एंड मासलेस पार्टिकल है। तब आपको क्या दोस्तों सही करना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इसके लिए एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए दो इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में टूटता है, न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में टूटता है, तो कंजर्वेशन के लिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा माइनस वन ई ज़ीरो और इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा क्या निकलेगा? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि ये रिएक्शन क्या है? पॉसिबल है। ये रिएक्शन क्या है? संभव है। कैसे संभव है? क्योंकि जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन फ्रॉम मास ऑफ प्रोटॉन। तो कोई भी हैवी मास पार्टिकल अपने से लाइट मास पार्टिकल में टूट सकता है, ध्यान रखोगे बात को। ये रिएक्शन आई हुई है, लेकिन प्रोटॉन है जब न्यूट्रॉन में टूटेगा, प्रोटॉन प्लस वन ई ज़ीरो और प्लस पॉजिट्रॉन के साथ में ये न्यूट्रिनो निकाल देगा, तब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसको आप ध्यान में रखोगे, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन का मास है वो कम होता है, न्यूट्रॉन का मास है वो ज़्यादा होता है, तो कोई भी कम मास का पार्टिकल अपने से ज़्यादा मास के पार्टिकल में नहीं टूट सकता है। ध्यान रखोगे इस बात को। तो ये रिएक्शन पॉसिबल कैसे हो?
तो मान लो अपन ये मानते हैं कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मूव करते हैं, न्यूक्लियर मूव करते हैं, तो अपन मान सकते हैं कि किसी भी तरीके से इफ फ्रॉम एनी मेथड प्रोटॉन्स गेट सम काइनेटिक एनर्जी, यदि प्रोटॉन के पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी मिलकर इसके रेस्ट मास में मिलकर इनसे क्या हो जाएगा, इसका मास, रेस्ट मास, न्यूट्रॉन का रेस्ट मास देखें तो 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसका 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, तो इसको यदि प्रोटॉन को इसमें टूटना है, न्यूट्रॉन में टूटना है, तो प्रोटॉन गेट्स सम काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेज, और वो अदर सोर्सेज अपन ये कह सकते हैं प्रोटॉन गेट्स सम एनर्जी इन द न्यूक्लियर फील्ड, यानी दिस रिएक्शन ओनली पॉसिबल इन न्यूक्लियर फील्ड। न्यूक्लियर फील्ड में ये रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम नहीं आएगा ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, यानी न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका मास कितना है 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका कितना है 938.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई भी हैवी मास पार्टिकल अपने से लाइट मास पार्टिकल में टूट सकता है। ठीक है, लेकिन कोई भी लाइट मास पार्टिकल अपने से हैवी मास पार्टिकल में टूट नहीं सकता है। तो अपन इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे कि ये रिएक्शन तो कहीं भी पॉसिबल है, लेकिन ये रिएक्शन प्रोटॉन है जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन केवल और केवल न्यूक्लियर फील्ड में ही पॉसिबल है। और इसके लिए अपन ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन्स गेट्स सम एनर्जी फ्रॉम द अदर सोर्सेज, यानी काइनेटिक एनर्जी, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इसमें मिल जाएगी तो ये 939.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा। 600 इससे ज्यादा होने के बाद में ये प्रोटॉन में क्या हो सकता है, टूट सकता है। ठीक है, एक बात और मैं बता देता हूं आप लोगों को, न्यूट्रॉन जो होता है वो अस्थायी पार्टिकल है। न्यूट्रॉन का जो टाइम पीरियड है 1000 सेकेंड या 16.5 मिनट होता है, यानी ये इतने टाइम तक ही न्यूट्रॉन रहता है, इसके बाद में ये प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन अस्थायी पार्टिकल, ध्यान रखना बात को। ठीक है, प्रोटॉन यदि टूटे तो प्रोटॉन अपने से कम मास के पार्टिकल में टूटे, और प्रोटॉन से कम मास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन भी हैं, न्यूट्रिनो भी हैं एंड अदर पार्टिकल हैं। लेकिन यहां भी कुछ कंजर्वेशन लॉज हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यदि टूटे तो इलेक्ट्रॉन से लाइट मास पार्टिकल तो क्या है, केवल न्यूट्रिनो है, और न्यूट्रिनो में टूट नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रिनो तो क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है, जबकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा जो अस्थायी अनस्टेबल जो पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो स्थायी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से कम द्रव्यमान का पार्टिकल क्या है, न्यूट्रिनो है, और न्यूट्रिनो में मास होता ही नहीं है, चार्ज भी नहीं होता है। जबकि प्रोटॉन भी यदि टूटे तो प्रोटॉन भी क्या है, प्रोटॉन भी टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, इलेक्ट्रॉन में ये टूट नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे कंजर्वेशन लॉज फॉलो नहीं होते, तो ये भी क्या है, स्थायी। हाँ, यदि ये टूटे तो ये किस में टूट सकते हैं, जैसे क्वार्क, प्रोटॉन की क्वार्क स्ट्रक्चर होती है, न्यूट्रॉन की भी क्वार्क स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो क्वार्क स्ट्रक्चर भी नहीं होती है। ध्यान में रखोगे, इलेक्ट्रॉन की क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्थायी पार्टिकल है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। ये अलग से हटके मैंने एक आपको टॉपिक एक्सप्लेन किया है कि दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल इन न्यूक्लियर फील्ड, प्रोटॉन गेट्स some energy from the other sources and then proton will decay in neutron, positron and neutrino। पोजिट्रॉन के साथ में हमेशा न्यूट्रिनो निकलेगा और इलेक्ट्रॉन के साथ में हमेशा एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखोगे। तो ये बीटा डीके की जो रिएक्शन है ये पूरी रिएक्शन अब पॉसिबल है। इसमें तीनों जो अपने मूलभूत जो नियम है कौन कौन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है इन तीनों में, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी फॉलो हो जाएगा, और एंगुलर मोमेंटम, यानी ये तीनों नियम इनमें क्या हो जाएंगे, कंजर्व हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, इस हिसाब से अपन ने क्या किया, बीटा डीके को अपन ने मॉडिफाइड रिएक्शन अपन ने लिख दी। अब अपन बात करते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, जो अपने सिलेबस में है पूरी की पूरी, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ये जो थ्योरी है वो बेस्ड ऑन पावली's हाइपोथेसिस। किस पे बेस्ड है, पावली की हाइपोथेसिस पे बेस्ड।
यानी अपन ये लिख सकते हैं बेस्ड ऑन पाउलीज हाइपोथेसिस। पाउली ने जो न्यूट्रिनो की जो कंसेप्ट दी थी उस पे ये बेस्ड। ठीक है, फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने अपनी इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मूलभूत कंडीशंस मानी, अभिगृहित माने, पोस्टुलेट्स माने, उसके बाद में उसने एक्सप्लेन किया। तो अपन बात कर सकते हैं कि फर्मी थ्योरी इज बेस्ड अपॉन, फर्मी थ्योरी इज बेस्ड अपॉन the following, based upon the following assumptions। पहले एजम्पशन इन्होंने क्या मानी? पहला, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो डू नॉट प्री एग्जिस्ट, यानी पहले से मौजूद नहीं होते। द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो डू नॉट प्री एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के अंदर पहले से मौजूद नहीं रहते। इनसाइड द न्यूक्लियस दे आर क्रिएटेड at the time of emission, they are created at the time of emission, कि ये रिएक्शन होने के टाइम पर ही क्रिएट होते हैं, पहले से मौजूद नहीं होते हैं। ये हाइपोथेसिस इसकी है। आ सकता है करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर वाले जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें ये आ सकता है। दूसरी एजम्पशन में इन्होंने मानी, इंपॉर्टेंट है, द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड इज वीक, यानी यहाँ इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो वीक इंटरेक्शन के फोर्स लग रहे हैं। किसके लग रहे हैं? वीक इंटरेक्शन के फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तीसरा जंक्शन क्या माना है इन्होंने? द ट्रांजिशन अकर्स between two states, the transition occurs between two states, initial and final, initial and final, initial and final, like the de-excitation of atoms, de-excitation, like the de-excitation of atoms by photon emission, by photon emission। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। द ट्रांसमिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेट्स, इनिशियल एंड फाइनल, लाइक द डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स बाय फोटोन इमिशन। ठीक है, चौथी जो असम्पशन है वो क्या है? द फील्ड इज वीक, the field is weak, so time dependent perturbation, theory can be applied for calculation of transition probability,
यानी फील्ड वीक है, इसलिए अपन ने परटर्बेशन थ्योरी की टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी, जिसे अपन क्या कहते हैं फर्मी गोल्डन रूल भी दोस्तों कहा जाता है, उसको अपन यूज करेंगे। वैसे फर्मी गोल्डन रूल अपने सिलेबस में नहीं है क्वांटम मैकेनिक्स में भी, लेकिन फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके में फर्मी गोल्डन रूल यानी टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी आ गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके है वो किस पे बेस्ड है, तो आप ये कहोगे कि वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पे बेस्ड, ठीक है। और इसे अपन क्या कहते हैं फर्मी गोल्डन रूल कहते हैं, टाइम डिपेंडेंट, ठीक है। 5वें नंबर की जो अजम्पशन है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्मी गोल्डन रूल द ट्रांजिशन probability between initial state I and final state F is given by, क्या होगी ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, WIF। कई जगह इसको HIF से डिनोट किया है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहे HIF से डिनोट करे चाहे WIF से ये डिनोट किया जाए, ठीक है। WIF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन H कट या H क्रॉस HIF का मॉडुलस स्क्वायर। HI का मतलब है इनिशियल स्टेट और F का मतलब है फाइनल स्टेट, और दोस्तों ये क्या है रो इज द फंक्शन ऑफ E, और ये जो है वो क्या है डेंसिटी है। इसे अपन क्या कहते हैं टाइम डिपेंडेंट थ्योरी का फर्मी गोल्डन रूल कहा जाता है, इसको अपन समीकरण नंबर देंगे 1। तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए ये कुछ अजम्पशन फर्मी नाम के वैज्ञानिक ने माने जो पावली के थ्योरी पे बेस्ड, पावली की थ्योरी पे दोस्तों ये बेस्ड है, और इस फर्मी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने ये अजम्पशन माने हैं। आपको ये अजम्पशन ध्यान में रखना है, द इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पहले से एग्जिस्ट नहीं होते हैं, एट द टाइम ऑफ रिएक्शन दे विल एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो फील्ड क्या है वीक है, द ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, और ये फील्ड वीक होने के कारण अपन इसमें जो यूज कर रहे हैं वो टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को यूज कर रहे हैं, और इस नियम को अपन क्या कहते हैं फर्मी गोल्डन रूल। WIF जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसको अपन डिनोट कर रहे हैं बराबर 2 पाई अपॉन H क्रॉस HIF का मॉडुलस स्क्वायर रो इंटू E, रो इज द फंक्शन ऑफ E, और रो E को अपन ने क्या कहा है डेंसिटी कहा है। WIF से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, और किसी लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, आपको इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। और HIF अपने लिए क्या है ये मैट्रिक्स एलिमेंट है, जिसको अपन F ब्रा, H हैमिल्टोनियन है और I क्या है इनिशियल, यानी F फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट का ये क्या है ब्रा, या इसको अपन कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साई स्टार F H साई I और D2, ये अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसकी अपन कैलकुलेट करते हैं इस हिसाब से। ये समीकरण नंबर 2 है। HIF इक्वल्स टू क्या हो गया F ब्रा हैमिल्टोनियन I कैट, ठीक है। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं साई स्टार F H हैमिल्टोनियन और साई I, और इनटू अपन क्या लिख सकते हैं D2, इसको अपन ने इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। यहां पर जो साई I है यानी इनिशियल जो वेव फंक्शन है वो क्या है, यहां से देखिए साई I को अपन ले रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस। क्या है दोस्तों वेव फंक्शन ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, और साई F क्या हो गया साई डॉटर न्यूक्लियस, साई इलेक्ट्रॉन निकल गया और साई न्यूट्रिनो निकल गया, ठीक है। तीनों निकल रहे हैं ना। अपन ने देखा कि फाइनल में अपने बीटा डीके की अभी रिएक्शन लिखी है, तो फाइनल में अपने पास में क्या है तीनों है, पेरेंट न्यूक्लियस भी है, पेरेंट न्यूक्लियस, और पेरेंट न्यूक्लियस क्या है जैसे ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये जैसे ही डिसइंटीग्रेट हुआ तो क्या बना
डॉटर न्यूक्लियस बना, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, फिर एंटी न्यूट्रिनो निकला। तो जो वेव फंक्शन है उसकी नेचर कैसी होती है? मल्टीप्लीकेटिव नेचर। कैसी नेचर होती है दोस्तों? मल्टीप्लीकेटिव नेचर होती है। तो साई एफ यानी फाइनल जो वेव फंक्शन है, तो फाइनल में तो ये तीनों प्रोडक्ट है भाई। ये पेरेंट न्यूक्लियस है, ध्यान देंगे, पेरेंट न्यूक्लियस है। ये कौन सी बनी? डॉटर न्यूक्लियस बनी। ये क्या निकला? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या निकला भाई? न्यूट्रिनो। ठीक है, तो इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, ये जो वेव फंक्शन अपन ने लिखा है किसके लिखा है? डॉटर का, डॉटर न्यूक्लियस। ये किसका लिखा अपन ने? इलेक्ट्रॉन का। और ये किसका लिखा अपन ने? न्यूट्रिनो का वेव फंक्शन अपन ने लिखा है। यानी वेव फंक्शन की जो नेचर है वो मल्टीप्लीकेटिव नेचर है। कैसी नेचर है? मल्टीप्लीकेटिव नेचर है। तो साई यानी फाइनल वेव फंक्शन, यानी जो साई एफ है, ये जो है, ये अपन ने क्या लिखा? साई डी, साई ई और साई न्यूट्रिनो। समझ गए बात को? अब देखें, और रो ई क्या है? डेंसिटी। रो ई क्या है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो किसी रेंज में होती है। रो ई क्या है? डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है दोस्तों? डेंसिटी ऑफ फाइनल स्टेट है, पर यूनिट वॉल्यूम है। और H जो है इसको अपन लिख सकते हैं H वीक, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो कैसी है? वीक इंटरेक्शन है। तो अपन इसको बोलेंगे वीक फील्ड। H को अपन बोलेंगे वीक फील्ड हैमिल्टोनियन। क्या बोलेंगे? वीक फील्ड हैमिल्टोनियन। क्या बोलेंगे दोस्तों? वीक फील्ड हैमिल्टोनियन बोलेंगे। ठीक है। जो H है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म अपन को नहीं पता। जो हैमिल्टोनियन है उसकी एग्जैक्ट फॉर्म दोस्तों अपन को नहीं पता है। अपन ये कह सकते हैं कि द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ H, यहां से लिख देते हैं, द एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ H is not known, but it can be written as, कैसे लिखा जाएगा? H बराबर GM। H बराबर क्या लिख दिया अपन ने? GM, या G समेशन n बराबर 0 से इन्फिनिटी और MIF n स्टेट के लिए। ये समीकरण नंबर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, इस G को अपन क्या बोलते हैं? फर्मी कपलिंग कांस्टेंट। G को ध्यान में रखेंगे, फर्मी कपलिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? फर्मी कपलिंग कोफिशिएंट। और इसकी वैल्यू 0.9 गुणा 10⁻⁴ MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्मी की घात 3 वैल्यू याद रखनी है। और ये G मेजर क्या करता है? G को अपन क्या कहते हैं? फर्मी कपलिंग कांस्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 0.9 गुणा 10⁻⁴ होती है। और इसको अपन इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं, ये मैट्रिक्स एलिमेंट है MIF। ठीक है, और ये क्या है? मेजर्स। G का काम क्या है? मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। किसको मेजर कर रहा है? इंटरेक्शन की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहा है। मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, और MIF n ये क्या है? मैट्रिक्स एलिमेंट ऑपरेटर। इसे अपन बोलते हैं मैट्रिक्स एलिमेंट ऑपरेटर। और ऑपरेटर है तो ये क्या है? डायमेंशनलेस। पूछ सकते हैं कई बार। ये क्या है दोस्तों? डायमेंशनलेस। ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखनी। ठीक है, MIF की जो वैल्यू है, MIF इक्वल्स टू
माइनस आइटा की पावर n बटे फैक्टोरियल n k की पावर n और साई f r की पावर n साई i। ये याद भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और k इक्वल्स टू क्या है, पी ई प्लस पी न्यूट्रिनो बटे एच कट। के बराबर क्या है, पी ई प्लस पी न्यूट्रिनो एच कट। सो एम आई एफ जीरो रखें, एन की वैल्यू यदि जीरो रखें तो ये वैल्यू अपन को क्या देगा, साई एफ साई आई ये दे देगा व्हेन एन बराबर जीरो। व्हेन एन बराबर क्या दे देगा, जीरो। एम आई एफ वन, यदि वन पुट करेंगे तो माइनस आइटा इसमें रख रहे हैं तो माइनस आइटा वन का नीचे हो जाएगा वन, के का क्या हो जाएगा के, और ये क्या हो जाएगा साई एफ आर साई आई। ठीक है, व्हेन एन बराबर क्या हो जाएगा वन। ठीक है, तो इतना अपन को विशेष ये याद नहीं रखना है, लेकिन अपन को पूछे तब अपन बता सकते हैं कि भाई एम आई एफ ये क्या है, वन की वैल्यू क्या है माइनस आइटा के साई एफ आर साई आई, ये वैल्यू आ सकती है। क्या है, वैल्यू आ सकती है। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट के बारे में बात होगी। अब अपन कैलकुलेशन करते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आपको क्वांटम से भी पूछ सकते हैं, आपको सॉलिड स्टेट से भी पूछ सकते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अपन डेंसिटी ऑफ स्टेट काम में लेंगे। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ स्टेट आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स में भी आ गई, तो अपन को याद रखना है। रो ई जो अपन ने लिखी है फर्मी गोल्डन में, वो अपन को ध्यान में रखनी है। तो रो ई डेंसिटी ऑफ स्टेट को अपन डिफाइन करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज, डी ई ई। इलेक्ट्रॉन की बात अपन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये हो गई, इक्वेशन नंबर 4। तो डी एन ई अपन जानते हैं 4 पाई अपॉन एच क्यूब पी ई स्क्वायर डी पी ई। ठीक है, ये तो किसके लिए हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन के लिए। और ऐसे ही न्यूट्रिनो के लिए डी न्यूट्रिनो तो 4 पाई अपॉन एच क्यूब, ये क्या हो जाएगा मोमेंटम ऑफ पी न्यूट्रिनो स्क्वायर और डी पी न्यू, ये समीकरण क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देन डी एन बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन डी एन ई इंटू डी एन न्यू बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन एच की पावर 6। ठीक है, पी ई स्क्वायर पी न्यू स्क्वायर डी पी ई और डी पी न्यू अपने पास में आ गई। इसको अपन इक्वेशन नंबर रखेंगे 7। ठीक है, अब देखिए ई एनर्जी को अपन मोमेंटम में यदि लिखना चाहें तो ई न्यू, चूंकि ई न्यू बराबर क्या है पी न्यू इंटू सी। अपन ने कहां से लिखा है फॉर्मूला, अपन ने यहां से लिखा है ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, अब न्यूट्रिनो की यदि अपन बात करते हैं तो न्यूट्रिनो के लिए एम जीरो क्या है, फॉर न्यूट्रिनो रेस्ट मास क्या है बराबर जीरो। फॉर न्यूट्रिनो के लिए क्या है, एम जीरो बराबर क्या है जीरो। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, पी सी आ जाएगा। ई बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी सी आ गया। तो ई न्यू बराबर पी न्यू इंटू सी। यदि एनर्जी रेंज की अपन बात करें इंप्लाइज दैट, अपन ये भी जानते हैं फर्मी थ्योरी से कि ई प्लस ई मैक्सिमम, ई प्लस ई न्यू बराबर क्या है ई मैक्सिमम। अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा है। यहां से यदि इसमें चेंज करें तो ई मैक्सिमम तो क्या है एंड पॉइंट एनर्जी है, और एंड पॉइंट एनर्जी क्या है फिक्स है। तो इसमें चेंज अपन करें तो डी ई प्लस डी ई न्यू बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। और यहां से अपन पुट करें तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी ई न्यू, क्या हो जाएगा माइनस डी ई न्यू। और डी ई न्यू बराबर क्या हो सकता है, डी ई न्यू बराबर अपन लिख सकते हैं माइनस का सी और डी पी न्यू। डी ई न्यू यहां से देखिए डी ई न्यू चेंज करोगे तो डी ई न्यू बराबर क्या हो जाएगा
डी पी न्यू और इंटू सी। सी तो कांस्टेंट है, सी में कांस्टेंट में परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ से अपने पास में आ गया डी ई ई बराबर माइनस डी ई न्यू बराबर माइनस सी डी पी न्यू। ठीक है, तो डी पी न्यू यहाँ से अपन कैलकुलेट करें, डी पी न्यू बराबर आ गया डी ई ई अपॉन सी माइनस का, एक तो ये आ गया अपने पास में, ठीक है, और एक क्या आ गया पी न्यू ई न्यू अपॉन सी, पी न्यू बराबर क्या आ गया ई न्यू अपॉन सी, और ई न्यू अपन जानते हैं भाई क्या है ई मैक्सिमम माइनस ई ई और बटे क्या आ जाएगा सी, क्या आ जाएगा बटे सी। ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इसके अंदर पुट करनी है। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या हो जाएगा रो ई बराबर कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर अपॉन एच की पावर 6, ठीक है, पी ई स्क्वायर, ठीक है, ई मैक्सिमम माइनस ई ई का होल स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। भाई पी न्यू की जगह रख रहे हैं तो 16 पाई स्क्वायर अपॉन एच की पावर 6 ऐसा कैसा आ गया, पी ई स्क्वायर ऐसा कैसा आ गया, पी न्यू स्क्वायर, तो पी न्यू ये है तो इसका स्क्वायर ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, डी पी ई ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, और डी पी ई यानी 1 अपॉन सी और इनटू क्या आ जाएगा डी पी ई, ये रहा। पी ई स्क्वायर डी पी ई और डी पी न्यू ये रहा डी ई ई अपॉन सी, पी ई स्क्वायर आ गया, पी न्यू क्या है ई मैक्सिमम माइनस ई ई का होल स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, फिर डी पी ई और 1 अपॉन सी किसकी इक्विवेलेंट आ गया डी पी ई, डी ई पाई स्क्वायर पी ई स्क्वायर अपॉन एच की पावर 6 ई मैक्सिमम माइनस ई का होल स्क्वायर 1 अपॉन सी और इंटू डी पी ई, यानी ये डी पी न्यू की बात अपन ने लिख दी, डी पी न्यू, डी पी न्यू, डी पी न्यू, ठीक है, ये अपने पास में आ गई डेंसिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हेंस तो फर्मी थ्योरी के लिए अब जो मैट्रिक्स एलिमेंट आ गया वो क्या आ गया, सारी वैल्यू को अपन पुट कर देंगे किस में फर्मी गोल्डन रूल में, तो यहां से रिएक्शन क्या निकल के आ जाएगी जो अपन को याद रखनी है, रटनी नहीं है, केवल थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना है, इतना टिपिकल क्वेश्चन अपने आरपीएससी में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो डी थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, डी डब्ल्यू आई एफ बराबर जी स्क्वायर अपॉन 2 पाई क्यूब सी क्यूब एच क्रॉस की पावर 7, एम आई एफ मैट्रिक्स एलिमेंट का मॉडुलस स्क्वायर, पी ई स्क्वायर ई मैक्सिमम माइनस ई ई का होल स्क्वायर और डी पी ई, ये आ गई डेंसिटी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर अपन कहेंगे 8, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से यदि फर्मी थ्योरी से क्वेश्चन आता है तो यहां से क्वेश्चन आता है। और ये डी डब्ल्यू आई एफ ये क्या है डेंसिटी है, इसको अपन पी पी ई और डी पी ई भी लिख सकते थे, सेम थिंग है, डेंसिटी लिखने का तरीका है, या डी डब्ल्यू आई एफ इक्वल्स टू जी स्क्वायर बटे 2 पाई क्यूब सी क्यूब एच क्रॉस 7 एम आई एफ जो मैट्रिक्स है उसका मॉडुलस स्क्वायर पी स्क्वायर ई मैक्सिमम माइनस ई ई का होल स्क्वायर और क्या हो जाएगी दोस्तों डी पी ई, क्या हो जाएगी डी पी ई, ये अपन को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आ गई अपनी फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। इसमें आपको मोस्ट ऑफ दी जो चीज़ें ध्यान में रखनी है,
आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो डेंसिटी ऑफ स्टेट है या प्रोबेबिलिटी है वो पीई की 2 घात के समानुपाती है, ई मैक्सिमम माइनस ई के होल स्क्वायर के समानुपाती है और डी पीई के भी क्या है समानुपाती है, और जो मैट्रिक्स एलिमेंट है उसकी स्क्वायर के क्या है समानुपाती है। इसमें कुछ जो कमी आ गई थी उस कमी को दूर किसने किया, कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने किया। तो इस फॉर्मूले में जो कमी थी उसको कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने क्या कहा उसमें, तो उसको अपन कहते हैं कुलाम करेक्शन। क्या कहते हैं, कुलाम करेक्शन। उन्होंने एक फैक्टर इसमें ऐड किया था और उन्होंने क्या किया था, इन द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन 8 या अबव इक्वेशन 8 we have not taken into consideration the effect of Coulomb force between nucleus and electrons or positrons, इमिटेड। क्योंकि भाई वो इमिट होंगे तो उनमें कुलाम का रिपल्सन फोर्स भी लगेगा, हो सकता है अट्रैक्शन फोर्स भी लगे। तो ये तो यहाँ ध्यान में ही नहीं रखी गई ये बात। तो कुलाम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि ये थोड़ी सी अधूरी है, ये रिएक्शन ठीक है लेकिन थोड़ी सी अधूरी है कि इन द डेरिवेशन वी हैव नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ कुलाम फोर्स between nucleus and the electrons or positrons emitted due to Coulomb effect, the emission of electrons and positrons is affected, प्रभावित होगा। नाउ करेक्टेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, इसे अपन क्या कहेंगे, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो नाउ करेक्टेड ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, DWIF बराबर क्या आ गया, G² बटे 2π³ C³ H×7, ठीक है, MIF का मॉडुलस स्क्वायर, F ये वाली टर्म जो ऐड की थी ZEE, ये कुलाम ने ऐड किया था, और बाकी ऐसा कैसा PE², E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर, PE² आ गया, E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर, और क्या आ गई दोस्तों, DP। ठीक है, ये आ गई फर्मी थ्योरी, और इसमें कुलाम ने ये वाली टर्म है वो इसके अंदर ऐड की थी, FZEE, जिसको अपन क्या कहते हैं, कुलाम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, FZEE क्या है भाई, इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन, और कुलाम्ब फैक्टर।
कूलाम फैक्टर, और इसकी वैल्यू F(Z)E बराबर क्या है 2 पाई नीटा बटे 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई नीटा। ठीक है, और वेयर नीटा बराबर ZE² अपॉन कूलाम 4 पाई एप्सिलॉन 0 H क्रॉस न्यू फॉर इलेक्ट्रॉन और माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 H क्रॉस न्यू फॉर पॉजिट्रॉन। यानी दोनों, मतलब इसके अंदर क्या हो सकते हैं कि दोनों पार्टिकल निकल सकते हैं। तो ये उन्होंने कंसिडर किया था कि FZE जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है उसमें ये वाला फैक्टर किसके कारण, कूलाम का जो रिपल्सिव फोर्स है, कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब न्यूक्लियस से इमिट होंगे तो ये न्यूक्लियस के साथ में इंटरेक्शन करेंगे, या तो ये अट्रैक्टिव इंटरेक्शन कर सकते हैं या रिपल्सिव इंटरेक्शन ये कर सकते हैं। तो उन्होंने इस फैक्टर को क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। और FZE इज कॉल्ड फर्मी फंक्शन, या इसे अपन क्या कहते हैं, कूलाम फैक्टर इसको अपन कहते हैं। FZE 2 पाई नीटा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई नीटा, वेयर नीटा बराबर ZE², याद रखोगे ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू भी आ सकती है। ध्यान रखना 9 गुणा 10 की पावर 9 आ सकती है, ये वाला होके ये आ सकती है 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 H कट इंटू न्यू फॉर पॉजिट्रॉन, और ये क्या है दोस्तों, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए है। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं डिस्कशन कि भाई ये जो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके आई है इसको अपन कैसे डिस्कस कर रहे हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिस्कशन में सबसे पहला आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कशन। जहां से क्वेश्चन आता है डिस्कशन में सबसे पहला पॉइंट है क्यूरी प्लॉट। क्या आता है, क्यूरी प्लॉट। क्या है, क्यूरी प्लॉट्स। ठीक है, तो DWIF इसको वापस लिख रहा हूं मैं, आप भी लिखोगे तो आपके याद हो जाएंगी चीजें। G² अपॉन 2 पाई क्यूब C³ H क्रॉस 7। ठीक है, MIF N का मॉडुलस स्क्वायर, FZEE कूलाम फैक्टर, PE² E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर, PE² और DP। ठीक है, इसको पूरे को यहां से लेके यहां तक इसको अपन क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। इसको अपन ने मान लिया बराबर B, कोई कांस्टेंट मान लिया। क्या मान लिया अपने, कांस्टेंट मान लिया। तो DWIF अपने लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, BFZEE। ZE का मतलब है एटॉमिक नंबर और एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है उसका फंक्शन है ये। ठीक है, और E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर, PE² और DP। ठीक है, और वेयर B की वैल्यू ये अपने पास में है, तो अपन मान सकते हैं कि भाई B बराबर क्या हो गया, ये हो गया। इसको अपन कांस्टेंट बोल सकते हैं या कोफिशिएंट बोल सकते हैं। इंप्लाइज दैट DWIF बटे FZE, उसको नीचे ले आए, इसके आ गया PE² और DP बराबर, भाई DWIF के नीचे ये ले आए, PE² आ गया और DP आ गया, तो बचा क्या, B। ठीक है, और ये क्या बच गया, E मैक्सिमम माइनस EE का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपन दोनों तरफ से क्या ले लें, वर्गमूल ले लें। भाई घात क्या है, E मैक्सिमम और E की घात 2 है, तो दोनों तरफ अपन क्या ले लें, घात आदि लगा दें। तो इंप्लाइज दैट DWIF बटे क्या हो गया, FZEE PE² DPE की घात कितनी होगी, 1/2 बराबर, इसका रूट लेंगे, रूट B, तो रूट B क्या हो जाएगा, कोई नया नियतांक हो जाएगा D, और E मैक्सिमम
माइनस ई आ गया, और जहाँ डी क्या है, रूट बी है। दोनों तरफ अपन ने क्या ले लिया, इस फंक्शन का अपन ने रूट ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, इसका रूट ले लिया। ये जो है इसको अपन क्या कहेंगे, क्यूरी, इसको अपन क्या कहेंगे, क्यूरी फंक्शन। क्या कहेंगे दोस्तों, क्यूरी फंक्शन इसको अपन कहेंगे। इस पूरे को क्या कहेंगे, क्यूरी फंक्शन। तो क्यूरी फंक्शन के बराबर क्या हो गया, DWIF ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी बटे FZEE कूलाम करेक्शन टर्म और PE स्क्वायर DPE, ठीक है, की घात 1/2। और इसको अपन ने क्या कहा, क्यूरी फंक्शन। क्या कह दिया अपन ने, क्यूरी फंक्शन। तो अपने लिए इक्वेशन क्या हो गई, K बराबर D और E मैक्सिमम माइनस ई, ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में होगी। ठीक है, देयरफॉर K वर्सेस ई ग्राफ, यानी क्यूरी फंक्शन और एनर्जी वर्सेस है ये। K वर्सेस ई ग्राफ इज ए straight line of नेगेटिव स्लोप, यानी K और ई के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी स्लोप क्या होगी, नेगेटिव होगी। देयरफॉर K वर्सेस ई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ नेगेटिव स्लोप which cuts energy axis at E maximum. This curve is called Curie plot. This curve is called Curie प्लॉट। इस फंक्शन को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी प्लॉट। और ये कैसा आएगा, ये ग्राफ आपको याद रखना है, कैसा आ जाएगा अभी देखिए। और ये एनर्जी, ठीक है, ये के क्यूरी फंक्शन और एनर्जी किस में है, ई के बीच में ग्राफ, ठीक है। तो ये यहां से ऐसा ग्राफ आ गया। और ये जो एनर्जी है वो क्या है, ई मैक्सिमम। क्या हो गया, ई मैक्सिमम। और ये जो है ये क्या है, डी ई मैक्सिमम, 0 पे। यानी इस इक्वेशन को अपन लिखे हैं तो इक्वेशन क्या है, के बराबर डी ई मैक्सिमम माइनस ई बराबर, ये क्या होगी, इसको लिखना चाहें तो माइनस डी ई, वो यानी ये वाली टर्म पहले लिख दें, और प्लस डी ई मैक्सिमम। जब एनर्जी ई का मान 0 है तब ये क्या है, डी ई मैक्सिमम है। देखिए मूल बिंदु वो है, ये एनर्जी और क्यूरी फंक्शन के बीच में ग्राफ है। तो जब ई की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू कितनी होगी, डी ई मैक्सिमम। क्या हो जाएगी, डी ई मैक्सिमम। और जब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी ई मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, तब ये यहां पर क्या कर जाएगा, डी ई मैक्सिमम ये आ जाएगा। ये किसकी तरह, y बराबर एम एक्स प्लस सी की तरह, जिसमें ये जो है m की जगह क्या है, d है। m की जगह क्या है दोस्तों, d है। इसे को अपन क्या कहते हैं, क्यूरी प्लॉट। क्या कहा जाता है इसको, क्यूरी प्लॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, क्यूरी प्लॉट इसको कहा जाता है। और इस प्लॉट की अपन बात करेंगे तो ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, ये कुछ न कुछ क्या होता है, डेविएशन होता है इसका। क्या होता है, कुछ न कुछ इसका डेविएशन होता है। लेकिन अपन को इस वीडियो में यहां तक याद रखना है कि के और ई के बीच में जो ग्राफ खींचा जाता है वो ग्राफ इस हिसाब से आएगा, और उस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप होगी। क्या होगी, नेगेटिव स्लोप होगी, जो एनर्जी एक्सिस को कहां पे काटेगा, ई मैक्सिमम पे काटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी अपन एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जब बात करेंगे कि भाई थ्योरेटिक से तो ये आ गया,
थ्योरी से तो ग्राफ क्या आ गया, ये आ गया, लेकिन जब अपन एक्सपेरिमेंटल बात करेंगे तो ये ग्राफ एग्जैक्ट यहाँ नहीं आके कुछ न कुछ यहाँ से क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राफ यहाँ से कुछ न कुछ आके डेविएट हो जाता है। तो जो डेविएशन है इस ग्राफ में वो अपन, ये तो क्या है एक्सपेरिमेंटल, क्या है भाई एक्सपेरिमेंटल, और थ्योरेटिकल अपन ने लिखी है, यानी ये क्या है ग्राफ अपन ने निकाला अभी थ्योरेटिकल है। तो ये जो डेविएशन आ रहा है ये इस बात को इंगित कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के साथ में जो न्यूट्रिनो जो पार्टिकल निकल रहा है, ठीक है, उसका भी कुछ न कुछ क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। तो ये जो डेविएशन आएगा क्यूरी प्लॉट में, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, तो वहां क्या है कि द डेविएशन ऑफ क्यूरी प्लॉट शोस दैट द एसोसिएटेड पार्टिकल विच इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो आल्सो हैव मास, यानी न्यूट्रिनो की मास जो कंसेप्ट है वो इस क्यूरी प्लॉट से ही आती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके कि न्यूट्रिनो हैज मास, दिस इज हैपन ड्यू टू क्यूरी प्लॉट। क्यूरी प्लॉट से मतलब ये संज्ञान में आया कि न्यूट्रिनो का भी क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। अदरवाइज तो क्या मान रहे थे इनको कि न्यूट्रिनो इज द चार्जलेस, मासलेस एंड स्पिन हाफ पार्टिकल, ये न्यूट्रिनो के बारे में लोगों की धारणा थी। लेकिन क्यूरी प्लॉट्स का जो डेविएशन आया, यहां से इसकी ये धारणा बनी कि न्यूट्रिनो का भी कुछ न कुछ क्या होना चाहिए दोस्तों, मास होना चाहिए, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों से फिर अनुरोध कर रहा हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर बंदा इसकी स्टडी का आनंद ले सके, हर बच्चे को फ़ायदा इसका पहुंच सके, जो ग्रुप का जो अपना जो चैनल का जो एम है वो भी क्या हो सके, पूरा हो सके। तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपन इस चैनल को शेयर करेंगे, ताकि हर बच्चा, हर जो कंपटीटर है इस तक पहुंच सके। आज के लिए इतने, बहुत बहुत थैंक्स।